नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा हो और ऐसे में रणनीति बन रही है। चर्चा और मंथन का दौर तेज हो चला है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर कोई इस चुनाव में जीत चाहता है और जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बैठकों का सिलसिले की अगर बात की जाए तो अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता हरियाणा पर नजरें गड़ाए हुए हैं। हरियाणा के नेताओं से मुलाकात का दौर चल रहा है, बातचीत का दौर चल रहा है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक हुई कल। अमित शाह की बैठक में क्या कुछ इस दौरान रहा, बातचीत किस पर हुई, क्योंकि जिस तरीके से एक वक्त बीता है, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला, कमान बदली गई, बीजेपी का अध्यक्ष बदला और उसके बाद बीजेपी में क्या चल रहा है, यह फीडबैक लगातार केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के नेतृत्व से ले रहा है। इस बैठक के मायने खोजने की कोशिश करेंगे आज। अमित शाह की बैठक में क्या रहा खास? दरअसल चुनावी बैठकें हो रही हैं, मंथन चुनावी हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं देवेंद्र कसूरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा से पहले बैठक के मायने एक रिपोर्ट के जरिए आप तक। अब कोई दिन ऐसा नहीं होता जब प्रदेश बीजेपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों, रणनीति और मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा या कोई कार्यक्रम ना हुआ हो। बीती रात फिर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की जानकारी ली। यही नहीं, प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात और रणनीति पर भी चर्चा हुई। चुनावी तैयारियों के अलावा मजबूत प्रतिद्वंदी कांग्रेस को लेकर भी मंथन हुआ। इसके अलावा रैलियों और नेताओं के दौरों को लेकर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। जानकारी जुटाने के अलावा वो वक्त वक्त पर निर्देश भी दे रहे हैं, ठीक वैसे जैसे अब तक यहाँ हुए चुनाव में उनकी भूमिका भी रही है। वैसे इस बार हैट्रिक के साथ डबल इंजन की गाड़ी दौड़ाने के लिए सप्लाई लाइन की लीकेज को दुरुस्त करने की भी पूरी कोशिश है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सप्लाई लाइन की लीकेज ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि इसलिए लोकसभा चुनाव में इस लीकेज ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जिसमें 10 में से 5 सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी मजबूती के साथ जाना चाहती है। केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि वो लीकेज का कहीं पर भी कोई पॉइंट रहे जिससे कि नुकसान पहुंचे। वीरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। दिल्ली में बैठक का दौर, दिल्ली से नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, हालांकि तमाम घोषणाएं हो रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदले हुए और काम करते हुए भी अब वक्त हो चला है। किस तरह की तस्वीर और इस बैठक के मायने देख पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर जो भी चुनावी गतिविधियां हैं उस पर अमित शाह जी नजर रख रहे हैं और मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। तो इस तरह की फीडबैक बैठकें होती रहती हैं और ये भी बैठक हुई, अमित शाह जी ने बैठक ली। तो मतलब अब भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में बढ़ रही है कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में संभावित मुद्दे हो सकते हैं, मतलब कांग्रेस जो मांग करने वाली है, भारतीय जनता पार्टी उसको पहले ही पूरा करने जा रही है ताकि कांग्रेस ऐसी कोई मांग कर ही ना पाए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज भी जो है तीज के उपलक्ष्य में जो है जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर दी है। तो इसलिए अब उससे 46 लाख परिवारों से इससे उनको लाभान्वित किया जाएगा। तो कांग्रेस इस तरह के कांग्रेस की जो मांगे होने वाली हैं, कांग्रेस जो मांग कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा कर रही है। अब देखिए, अमित शाह जी ने अब घोषणा की थी कि नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये घोषणा कितनी कारगर रहेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इस समय जो देखा जाए, नायब सैनी हो, मोहनलाल बलोडी हो, ये उस तरह की उनकी जनाधार नहीं है, उस तरह के वोट कैचर नहीं है, मतलब जनता में ये वोट आकर्षित नहीं कर सकते। तो क्योंकि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें नरेंद्र मोदी मुद्दा नहीं होगा, हरियाणा सरकार का जो सुशासन है या कुशासन है वही मुद्दा रहने वाला है। जो हरियाणा के सरकार के खिलाफ जो
एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब जन सरकार विरोधी जो भावना है, उसी को लेकर मुख्य मुद्दा रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है। तो इसलिए अब देखिए, पहले 5 अगस्त को कैबिनेट हुई, अब 8 अगस्त को फिर होने जा रही है। तो मतलब जो है नायब सैनी कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे। ये सब जो है घोषणाएं सिर्फ मात्र घोषणा ही रह जाएं, लेकिन पार्टी अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है कि जनता में अपनी छवि बनाई जा सके, अधिक से अधिक घोषणाएं की जा सके, ताकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही ना बचे और कांग्रेस मुद्दा विहीन हो जाए। जी देवेंद्र, देखा गया कि तमाम तरह की वो घोषणाएं जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि विपक्ष को ज्यादा जरूरत है, उनको ज्यादा वोटर्स को लुभाना है, इसलिए लोक लुभावन तरीके से घोषणा पत्र तैयार किया जाता है, वादे उसी तरीके से किए जाते हैं। लेकिन यह सत्ता पक्ष के लिए एक सवाल बनता जरूर है। आज आप तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, आप 500 रुपए का सिलेंडर आप याद दिला रहे हैं, लेकिन बीते 10 साल में इस तरह की योजनाएं प्रदेश में कहीं क्यों नहीं दिखाई दी? इस सवाल को आज किया जा सकता है, जनता कहेगी वोट से पहले। देखिए पंकज, बीजेपी के स्तर पर देखें तो कांग्रेस लगातार जो अपनी घोषणाएं कर रही है कि हम आपको पेंशन 3000 वाली पेंशन 6000 कर देंगे, सिलेंडर 500 का देंगे, 5 लाख का जो इलाज सरकार की तरफ से एक योजना चल रही है आयुष्मान, आपको 25 लाख देंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे, बहुत सारी घोषणाएं की जा रही। मेरे को लगता है एक तो नायब सिंह सैनी, हरियाणा सरकार जो चीजें अभी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी, जिन चीजों का विरोध बढ़ रहा था, लोग नाराज थे, एक तो उन चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। मनोहर लाल जी के टाइम पे जो चीजें शायद होनी चाहिए थी, जो अब लग रहा है, तो जिन चीजों से लोग नाराज थे उन चीजों को फटाफट मतलब उपलब्ध कराया जा रहा है, वो घोषणाएं की जा रही हैं, वो कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस जिस तरीके से लुभा रही है लोगों को, जैसे क्रिकेट में होता है चौका मारने वाली गेंद दी जाती है ताकि कैच हो जाए, तो उस तरह की जो घोषणाएं कांग्रेस करी है, बीजेपी उस पर भी नजर रखे हुए है। अमित शाह जी ने जो मीटिंग बुलाई है, मेरे को लगता है बीजेपी को जीतने की आदत है, बीजेपी को जीत की आदत है। कई स्टेटों में गवर्नमेंट बनी, मोदी जी तीसरी बार आए हैं, जितना मजबूत संगठन है, क्या उतना रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अभी तैयारियां क्या चल रही हैं। अमित शाह बड़े नेता हैं, जैसे कंपनियों में होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि जो बड़े सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो देखते हैं कि गाड़ी हमारी कंपनी की पटरी पर ठीक तरीके से दौड़ी है, नहीं दौड़ी है, आगे कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं है। तो ठीक अमित शाह उसी रोल में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भले ही हो, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से ऊपर है अमित शाह, संगठन के बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, योजनाकार हैं, चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के। तो उन्होंने मनोहर लाल जी से, केंद्रीय मंत्रियों से, धर्मेंद्र प्रधान से, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, जो भी संगठन के लोग हैं सरकार के, उनसे फीडबैक लिया है, उनसे जाना है कि आप क्या क्या कर रहे हो, नाराजगी लोगों की कितनी है, डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कदम उठा रहे हो, कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस अगर मजबूती से टक्कर देने कि लायक बनी है तो उसकी कमजोरियां क्या है, कांग्रेस को कैसे रोका जा सकता है। जो गठबंधन है या बसपा और इनेलो का गठबंधन है, पूरी तरह से उन्होंने खाका खींचा है, पूरी चीज जानी है, उसके बाद अपने मेरे को लगता है सुझाव ही नहीं दिए, कुछ टिप्स भी दी होंगी, उनको काफी बड़ा अनुभव है संगठन का। और ये हरियाणा में लगातार दिलचस्पी ले रहे हैं अमित शाह, जिस तरीके से मोदी जी भी कर रहे हैं। 14 का इलेक्शन हो, 19 का विधानसभा इलेक्शन हो, दोनों लोकसभा के हो, अब फिर विधानसभा इलेक्शन 24 का हरियाणा में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो दो सबसे बड़े जो सितारे हैं बीजेपी के, वो पूरी नजर रखे हुए हैं। और इससे नीचे वालों पर दबाव भी बनता है कि आपको रिजल्ट देना है, उन पर दबाव है कि आपको जवाब देना है, आपको आपसे जो उम्मीद की जा रही है वो डिलीवर करना है। तो इस तरह के दबाव से प्रदेश नेतृत्व और सरकार गुजर रही है। महेश, जिस तरीके से फीडबैक लिया जा रहा है बैठकों के जरिए, केंद्रीय नेतृत्व नजर रखे हुए सवाल कर रहा है प्रदेश के नेतृत्व से, क्या आप काम उस तरीके से कर रहे हैं कि परीक्षा में आप पास हो पाए। एक सवाल तो यह कि ये टीम जो है हरियाणा में बीजेपी की टीम, चाहे वो संगठन स्तर पर देख लीजिए, सरकार स्तर पर, ऐसा लगता है फ्रेश है, बिल्कुल नई नवीरी सी लग रही है। और जिस तरीके से जो परिपक्वता दिखाई देनी चाहिए थी, वो 10 साल वाली चीज यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। क्या आपको भी लग रहा है या मुझे ही लग रहा है? दूसरा सवाल ये कि दिल्ली जब बुलाए जा रहे हैं तो क्या पूछा जा रहा होगा और क्या बताया जा रहा होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने अब इस हरियाणा प्रदेश के चुनावों को लेकर दिलचस्पी दिखानी शुरू की हो। दरअसल लगातार अमित शाह, आपने देखा होगा कि महेंद्रगढ़ में जो है रैली करने पहुंचे थे, उससे पहले भी पूरे हरियाणा प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर अमित शाह खुद नजर रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन यही बात कहते हैं कि हरियाणा का चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो अमित शाह लड़ रहे हैं। इसका एक फायदा तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई
पार्टी छोड़कर भागने की कोशिश में होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह की ड्रेन आउट वाली स्थिति अगर पैदा होती है तो फिर चूंकि खुद अमित शाह इलेक्शन संभाल रहे हैं, तो ऐसे में यहां दिग्गजों के लिए पार्टी छोड़कर भागना आसान नहीं होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में पुराने वक्त से हैं, तो जाहिर है उनके कुछ शाह पक्ष भी हैं, उनके कुछ काले अध्याय भी हैं। तो ऐसे में यहां अमित शाह चूंकि खुद इलेक्शन देख रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो पार्टी छोड़ नहीं पाएंगे। सीधी सी बात तो एक है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से जब हमने समझने की कोशिश की कि छोटे से 10 सीटों वाली लोकसभा चुनाव के प्रदेश को आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी संजीदगी से क्यों ले रही है, अमित शाह इतने परेशान क्यों हैं, तो जवाब यह दिया गया कि सिर्फ 10 सीटों की बात नहीं है। दिल्ली की सत्ता पर, अगर दिल्ली के सिंहासन पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काबिज रखना है तो फिर हरियाणा की जो सत्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के पास होनी चाहिए। वजह क्या है कि 3 दिशाओं से जो है हरियाणा दिल्ली को घेरे हुए है, और दूसरी दिशा का अगर जिक्र करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश है जो कि किसी भी आंदोलन की स्थिति में सीधा हरियाणा प्रदेश को कनेक्ट करता है। ये 13 महीनों के किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख चुके हैं, अमित शाह देख चुके हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है कि अगर हरियाणा के लोग आंदोलनरत होते हैं तो फिर दिल्ली का सिंहासन हिलता है, और दिल्ली का सिंहासन हिलाने में हरियाणा के लोगों का साथ फिर उत्तर प्रदेश के लोग भी देते हैं। तो ऐसे में दिल्ली की सत्ता पर मोदी को काबिज बनाए रखने के लिए हरियाणा की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास बेहद जरूरी है। एक पक्ष ये। दूसरा पक्ष जो आर्थिक पक्ष था जी, उसमें बीजेपी के रणनीतिकारों की तरफ से जानकारी ये दी गई कि अगर नॉर्दर्न इंडिया में कोई कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, तो गुरुग्राम है। गुरुग्राम से इतने ज्यादा पैसे की आमदनी होती है जिससे जो है पूरी की पूरी पार्टी का भला होता है। अगर सत्ता से हट जाएगी भारतीय जनता पार्टी तो फिर जो सत्ता पर काबिज होगा, गुरुग्राम से जो एक मोटी इनकम होती है किसी भी राजनीतिक दल को, वो इनकम खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में गुरुग्राम को पार्टी नहीं छोड़ना जाएगी। ये दूध देने वाली गाय है, कह सकते हैं कि सोने की अंडे देने वाली मुर्गी गुरुग्राम के इलाके को माना जाता है फाइनेंशियल कैपिटल नॉर्दर्न इंडिया की। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इसे मान रखे हैं। तो ना तो आर्थिक कमजोरी भारतीय जनता पार्टी अपने लिए चाहती है, और ना ही ये चाहती है कि पंजाब के लोग जो कि पहले से जो है सिख समुदाय से संबंध रखने वाले लोग यहां मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। उसके बाद अगर हरियाणा में सत्ता चली जाती है तो फिर हरियाणा में खासकर जाट समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग जो कि आंदोलनरत हुए थे और जो सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हुए थे, उत्तर प्रदेश से भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये देखने वाली बात है कि इन बैठकों के जरिए कितना कुछ ठीक कर पाती है बीजेपी, और जिस तरीके के नुकसान का आकलन बीजेपी के तमाम जानकार और बीजेपी के प्रोधा कर रहे होंगे, उसको कैसे उस डैमेज को कंट्रोल कर पाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बैठकों का दौर लगातार बीजेपी में चल रहा है और फोकस सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव है, ताकि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो सके।